माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन के अंदर इस साल का बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में उन्होंने जब ये घोषणा की कि अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, पूरे देश के अंदर एक सन्नाटे के बीच में इस घोषणा ने रोशनी का काम किया। विपक्ष के नेता भी और अखबारों में भी हमने कई सारे लोगों के बयान देखे। ये दिशाहीन बजट है। इस मुल्क में आज जब पूरा देश, चाहे आप कन्याकुमारी के किसी परिवार में चले जाइए, चाहे कश्मीर के किसी परिवार में चले जाइए, चाहे मणिपुर के किसी परिवार में चले जाइए, चाहे आप कच्छ के किसी परिवार में चले जाइए, जिस समय हर परिवार, हर गार्जियन, हर महिला, हर पुरुष, हर युवा, हर छात्र की एक चिंता है कि इस देश के अंदर पिछले 7 साल से लगातार रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। जिस तरह की आर्थिक नीतियों के संरचना की तरफ सरकार केंद्र में चल रही है, पूरे देश के अंदर आज रोजगार एक सबसे बड़ी डिमांड बन चुका है। वैसे समय में अगर दिल्ली के अंदर बजट सत्र में कोई सरकार रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखती है, मुझे लगता है कि आप पक्ष में बैठे हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई सरकार हिम्मत करके आज विपरीत परिस्थिति में रोजगार के लिए संकल्प लेती है, तो मुझे लगता है कि वो सरकार, उस सरकार के मुख्यमंत्री, उस सरकार के वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। और मैं सलाम करना चाहता हूं कि किसी ने हिम्मत किया है नदी के विपरीत धारा में चलने के लिए, और इसके लिए ये सरकार, इस दिल्ली के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हौसला पैदा किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, 23 तारीख से हम लोगों का यह सत्र शुरू हुआ। ठीक इस सदन से थोड़ी दूर पर शाह ऑडिटोरियम है। शाह ऑडिटोरियम में देश के हर कोने से 200 से ज्यादा संगठनों का सम्मेलन चल रहा था रोजगार को लेकर के, जिसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। देश के तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र संगठनों के प्रतिनिधि उसमें आए थे। देश के तमाम युवा संगठनों के प्रतिनिधि उसमें हिस्सेदारी करने आए थे। देश के तमाम जो सबसे बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन से उनके प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेने आए थे। देश के तमाम किसान आंदोलन के प्रतिनिधि उसमें भाग लेने आए थे। देश के महिला संगठनों ने उसमें हिस्सेदारी की। 200 से ज्यादा, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, दक्षिण के सभी राज्यों हो, देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। एक ही सवाल, एक ही चिंता लोगों को सता रही है कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत नफरत की राजनीति करना चाहती है, लोगों के अंदर नफरत पैदा करना चाहती है, और इस मुल्क के लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में इस सरकार ने यह फैसला किया, ये छोटी बात नहीं है। रही बात दिल्ली की, दिल्ली के अंदर जब सरकार बनी, मैं रोजगार मंत्री बना था। मैंने जब पहली बार रोजगार विभाग की मीटिंग की, तो इस देश का सिस्टम आप देखो कि जो रोजगार विभाग है, धीरे धीरे इस देश के अंदर, एक पार्टी की बात मैं नहीं करता, इस देश के अंदर आजादी के बाद से जो नीतियां लागू हुई, नाम है रोजगार डिपार्टमेंट, रोजगार मंत्रालय, जहां एक आदमी को रोजगार नहीं मिलता। एक समय था जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग नाम लिखाते थे और उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता था। नीतियां बदली केंद्र सरकार की, अर्थव्यवस्था की नीतियां बदली, और लोगों को रोजगार, धीरे धीरे रोजगार विहीन हम करते गए। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में एक लोगों को रोजगार देने की क्षमता नहीं है। फिर इस सरकार ने हमने सोचना शुरू किया क्या किया जाए। तब हमने इस सरकार के अंदर जितनी वैकेंसी थी उसको भरने के लिए अभियान जब शुरू किया,
अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य सर्विसेज डिपार्टमेंट इस सरकार से छीन लिया गया कि आप एक भी भर्ती नहीं कर सकते। सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। दिल्ली के रोजगार मंत्री के पास ये अधिकार नहीं है कि एक भर्ती कर सकता है। उसके बाद हमने प्लान किया, हमने ये सोचा कि बंद है तो और भी खोजेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में। तब सरकार ने सोचना शुरू किया कि जो भी अवसर है, हमने पहली बार इस देश के अंदर प्राइवेट कंपनियां जॉब फेयर करती थी, लेकिन पहली बार इस सरकार ने दिल्ली के अंदर प्राइवेट सेक्टर से मिलकर के हमने जॉब फेयर शुरू किया। एक छत के नीचे लाखों नौजवानों को हमने कंपनियों का ला करके हमने स्टॉल लगवाया और धीरे धीरे एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने रोजगार पोर्टल शुरू किया, जिससे कि दिल्ली के अंदर जो तमाम नौजवान बेरोजगारी के मार झेलते हुए टहल रहे, घूम रहे, दलालों के चक्कर में घूम रहे, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। जो रोजगार चाहता है उसको भी प्लेटफॉर्म मिले, जो रोजगार देना चाहता है उसको भी प्लेटफॉर्म मिले। देश की पहली सरकार है जिसने रोजगार पोर्टल के माध्यम से रोजगार देने वालों को भी एक जगह खड़ा किया, रोजगार पाने वालों को एक जगह खड़ा किया, और उसके माध्यम से जैसा कि वित्त मंत्री जी ने रखा अपने बजट प्रस्ताव में, 10 लाख से ज्यादा लोगों को इस कोरोना संकट के दौरान भी रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य कह रहे थे विपक्ष के 20 लाख नौकरियां देंगे, कोई रोड मैप नहीं है। मैं पहली बार देख रहा हूं, मैंने केंद्र सरकार के भी बजट प्रस्ताव देखे हैं, मैंने हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के बजट प्रस्ताव देखे हैं, जिस तरह का स्पष्ट खाका कि अगले 5 साल में दिल्ली के अंदर नौजवानों को, तमाम बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, जिस तरह का स्पष्ट खाका सेक्टर वाइज दिल्ली के अंदर जो भी परिस्थितियां उपलब्ध हैं, जिस तरह का खाका इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। केंद्र सरकार ने भी बजट प्रस्तुत किया था, केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था। मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष के और भाजपा के नेताओं से भी कहना चाहता हूं, एक बार केंद्र सरकार का बजट पलट के देखना। जुमले के बजट में और काम करने के बजट में बहुत फर्क होता है, और ये इस बजट के प्रस्ताव में साफ दिख रहा है। कह रहे हैं ये सरकार करेगी कैसे? जब से हमारी सरकार बनी है तब से विपक्ष यही रो रहा है। हमने कहा सरकारी स्कूलों को हम ठीक कर देंगे, मजाक उड़ाते थे, पूछते थे भला सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं? 75 साल हो गए, सारी सरकारें आती रही जाती रही, सरकारी स्कूलों में ताले लग रहे, आप कह रहे हो सरकारी स्कूल ठीक कर देंगे? आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकारी स्कूलों में ताले लग रहे, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकारी स्कूलों से नाम कटवा करके लोग प्राइवेट में लिखवा रहे, आज एक रिक्शा वाला भी, अध्यक्ष महोदय, देश के किसी कोने में चले जाइए, जिस दिन उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी आय बढ़ जाती है, पहली बार यही सोचता है कि सरकारी स्कूल से अपने बेटे का नाम कटवा करके प्राइवेट में लिखवा दो। एक ही बात सोचता है, मेरी जिंदगी जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन मेरी औलाद की शिक्षा बेहतर होगी तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन हमें फक्र है अध्यक्ष महोदय, इस दिल्ली के इसी सदन में शिक्षा का बजट प्रस्तुत हुआ, और आज पूरे दिल्ली को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को गर्व हो रहा है कि जो 75 साल में नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। ये कमरे गिनते हैं, पूछते हैं कि स्कूल कितने बनाए बता दो। किसी स्कूल में जाकर के वहां के बच्चों से पूछो एक बार। माननीय हमारे सदस्य कहते हैं हम 8 विधायक अपने विधानसभा के अंदर, जिस विधानसभा में आप जीत कर आए, उन सरकारी स्कूल के मां बाप से एक बार जाकर के पूछो कि शिक्षा की हालत कैसे बदली है। और ऐसे नहीं बदली अध्यक्ष महोदय, केवल हमने बजट में प्रस्तुत नहीं किया, दिल्ली के अंदर हमने संकल्प लिया, नेक नियति से नीतियां बनाई, और उसका परिणाम है कि आज शिक्षा व्यवस्था में तब्दीली हुई। और उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप प्रत्यक्ष में देख सकते हो, और उसका खुशबू आप देखो। हम कहते थे ना कि भारत दुनिया का एक राष्ट्र बने, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, उसकी खुशबू इस दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ने पैदा की। अमेरिका जिसकी तरफ भारत के लोग अब तक टकटकी लगाए देखते थे, नकलची बंदर की तरह हर जो अमेरिका में हुआ उस पर ताली बजाते थे, बिना समझे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी अगर भारत के अंदर आती है, दिल्ली सरकार ने नहीं बुलाया था अध्यक्ष महोदय,
दिल्ली सरकार के आमंत्रण पर वो नहीं आए थे, भारत सरकार के आमंत्रण पर आए थे। लेकिन इस दिल्ली के इस सदन के शिक्षा बजट का परिणाम है और जिसकी खुशबू धरातल पर है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ताकतवर मुल्क है, उस मुल्क का अगर फर्स्ट लेडी आती है तो उसे दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए यहाँ की खुशबू आकर्षित करती है। ये प्रमाण इस सदन ने नहीं पैदा किया है, ये प्रमाण यहाँ के दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने नहीं पैदा किया है, मुख्यमंत्री ने नहीं पैदा किया है। क्योंकि कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हमने किया है और उसका परिणाम है। अध्यक्ष महोदय, आज इस देश के अंदर राजनीति का पैमाना बन गया है कि जब तक नफरत नहीं पैदा करोगे वोट इकट्ठा नहीं होगा। इसी हालात में, इसी दौर में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक नई राजनीति को शुरू किया है कि हम शिक्षा के दम पर वोट मांगते हैं और वोट देते हैं। आज पंजाब के अंदर हुकूमत बनी है, किस वजह से बनी है? आप दिल्ली के अंदर आप विपक्ष में हैं, आपको नहीं दिखता, अलग बात है। आप जान करके भी कहना नहीं चाहते, अलग बात है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर कोई सो रहा हो तो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन कोई सोने का अगर नाटक कर रहा हो उसको तो दुनिया में कोई नहीं जगा सकता। तो आप तो सोने का नाटक कर रहे हो सब कुछ जानते हुए, तो आपको तो बताना संभव नहीं है। दिशाहीन बजट है ये। बजट उन्हीं को दिशाहीन लग सकता है जिसकी दिशा ठीक नहीं हो, वरना सबको लग रहा है कि एक सरकार हिम्मत के साथ प्रयास तो कर रही है। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद आ रहा है पिछली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी भाजपा की। आप इस काम का असर देखिए। जब पिछली बार सरकार बनी थी तो माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो कभी आप अखबार के पन्ने पलट के देखना कि वो क्या कर रहे थे, क्या सुर्खियां बन रही थी। आज योगी जी ने ये किया, आज योगी जी ने वो किया, उनकी मैं जिक्र नहीं करना चाहता। अभी मुख्यमंत्री बने हैं, इस बजट प्रस्तुत हुआ है, कैबिनेट की मीटिंग की उन्होंने, अभी क्या सुर्खियां बनी है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से चीजें एक नए नए मानदंड को पैदा कर रही हैं राजनीति की, अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि जो नफरत के व्यापार करने वाले लोग हैं आज उनको भी रोजगार की बात करनी पड़ रही है पहली कैबिनेट की मीटिंग में। ये इस राजनीति की जीत है और मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं इस सदन के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से कि इस सदन के अंदर से, इस बजट के माध्यम से हर बार एक नया मानदंड स्थापित होता है। अभी माननीय प्रतिपक्ष के हमारे सदस्य ने कहा 500 तिरंगे झंडे लगने थे, अभी 100 लगे, 125 लगे, कह रहे 25% लगे अभी। चलो मान लो एक और जोड़ लो, एक और जोड़ लो भाई। अध्यक्ष महोदय, मैं इस चैलेंज देकर कहना चाहता हूं राष्ट्रवाद के उन ठेकेदारों को, हिंदुस्तान के तमाम सूबों में तुम्हारी हुकूमत है, इस मुल्क में साथ साथ तुम्हारी हुकूमत है। इस देश के अंदर कितने तिरंगे झंडे तुमने फहराए हैं, वोट लेना अलग बात है और दिल में देशभक्ति का जज्बा लेकर के जीना अलग बात है। यह आम आदमी पार्टी ने स्थापित की। आप झंडे की संख्या गिन रहे हो, 500 भी पूरा कर देंगे। मोहल्ला क्लिनिक की वाजपेयी जी बात कर रहे थे, उनको एक ही बात का दर्द है। वो कह रहे हैं जी हमारे यहां नहीं बना। अध्यक्ष जी कह रहे हैं 8 के यहां नहीं बना, बाकी पूरी दिल्ली में बना है। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। अध्यक्ष जी, वाजपेयी जी ने कहा कि भाई हमारे यहां ये काम नहीं, सीसीटीवी कैमरा, कह रहे हमारे यहां तो नहीं हुआ, बाकी दिल्ली में हुआ है। तो प्रमाण तो हम नहीं, वही खुद कह रहे हैं कि हुआ है। रही बात आपकी, तो आपके यहां भी हुआ था। अब गलती आप कर रहे हो, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर नहीं पूरे दुनिया के अंदर महिला सुरक्षा के लिए जितने सीसीटीवी कैमरे इस दिल्ली के अंदर लगे, दुनिया में कहीं नहीं लगे। क्षेत्रफल, आबादी के हिसाब से जो दुनिया के आंकड़े हैं, कहीं नहीं लगे।
अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था की 75 साल से एक फिलॉसफी रही है। बात केवल भाजपा के केंद्र सरकार की मैं नहीं कर रहा हूं। अब तक जो भारत की जो दिशा रही राजनीति, भारत के अंदर आबादी ज्यादा है, भारत के अंदर प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है। ये जो बेरोजगारी का संकट था और कोरोना काल में वो संकट और बढ़ गया, त्राही त्राही मचा हुआ है। जिस सेक्टर में जॉब थी उस सेक्टर से जॉब जाती रही, नए सेक्टर में कुछ जॉब आई, लेकिन जितनी जॉब गई है उस हिसाब से जॉब नहीं क्रिएट हो रही है। और जो नीतियां आज केंद्र सरकार, चाहे वो रेल हो, चाहे सेल हो, चाहे भेल हो, जितनी सरकारी तंत्र में रोजगार मिल रहे थे वो सारे बेचने की तरफ ऐलान कर चुकी है। इसी सरकार ने किया हो ऐसी बात नहीं है। इसकी शुरुआत 90 के दशक के बाद जब नई आर्थिक नीतियां लागू हुई, कांग्रेस की हुकूमत ने इसकी शुरुआत की। लेकिन जिस काम को कांग्रेस ने, जिस देश की तमाम संपत्तियों को कांग्रेस जिसको 20% बेच पाई, आज ये सरकार 90% बेच रही है। डिफेंस, जहां आरटीआई भी लगाना, अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब नहीं दिया जाता क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज डिफेंस में विनिवेश हो रहा है, डिफेंस में विनिवेश हो रहा है। आज रेल के चारों तरफ जो जमीन है बेचने का सौदा हो चुका है। इस देश के अंदर तमाम लोगों की छटनी हो रही है। कहते हैं सरकारी क्षेत्र में घाटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ही उदाहरण दे करके, कि अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल, जो लोग कहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष जी आता हूं, मेरा गांव उत्तर प्रदेश में है, मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर में जाता हूं, आज की तारीख में सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल का मास्टर अपने बच्चे को उस स्कूल में नाम ले लिखवाना चाहता है। आज ये हालत है। पहले क्या था, 20 साल 25 साल पहले, कि अपने बच्चे को लोग अपने जिस स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते थे उसी स्कूल में लेके जाना चाहते थे, क्योंकि वहां उनको भरोसा था कि अच्छी पढ़ाई होगी। असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज जो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के सरकार ने जो डिजाइन तैयार किया, मार्केट के साथ मिलकर के, यहां जो भी दिल्ली के अंदर जो बनावट है उसके साथ मिलकर के जिस तरह से रोजगार के लिए एक संकल्प लिया है, एक रोड मैप तैयार किया है, अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमने शिक्षा व्यवस्था को 180 डिग्री पर घुमाया है, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को हमने गली तक पहुंचाया है, अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी की एक तो आमदनी नहीं है, लेकिन जब वो बीमार पड़ता है तो उसकी सारी कमाई और कर्जा ऊपर से होता है, वो दवा में निकल जाता है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से हमने स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक किया है, उस दिशा में यह बजट एक और मील का पत्थर साबित होगा, एक नई दिशा में लेकर के जाएगा। नए रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ इसने एक सिद्धांत को भी बदला। 75 साल से इस देश के अंदर एक सिद्धांत को माना जाता है, ट्रिकल डाउन थियरी को। ट्रिकल डाउन थियरी क्या कहती है कि अगर सबसे मजबूत आदमी को अगर पैसा दोगे तो उससे धीरे धीरे रिश्ते 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 आम आदमी के पास भी वो पैसा पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत की बात नहीं करता, इस सिद्धांत के आधार पर दुनिया के तमाम जो विकसित राष्ट्र हैं वो भी चलते रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि अध्यक्ष महोदय, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो आज संकट में अर्थव्यवस्था आ रही है वो वही अर्थव्यवस्थाएं हैं जो ट्रिकल डाउन थियरी के आधार पर काम कर रही हैं। दिल्ली के अंदर इस सरकार ने रोजगार बजट प्रस्तुत करने से पहले ही इसकी तैयारी की। आज आप देख रहे हो कि देश के अंदर जब कोरोना काल के दौरान तमाम सरकारों के बजट घाटे में जा रहे हैं, दिल्ली की अगर अर्थव्यवस्था अपने पटरी पर दौड़ रही है तो उसका कारण है दिल्ली के अंदर, आपको याद होगा जब इसी सदन के माध्यम से इस सरकार ने जब मजदूरों के मिनिमम वेज बढ़ाने का निर्णय लिया, हमारी सरकार बनी, 8,500 उस समय न्यूनतम मजदूरी मजदूरों की होती थी। इस सरकार ने पहला निर्णय लिया कि लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए मिनिमम वेज को बढ़ाना जरूरी है। जब हमने 8,500 रुपए से मिनिमम वेज बढ़ा करके जब 14,500 रुपया किया अनस्किल सेक्टर,
सेमी स्किल सेक्टर में उससे भी ज्यादा किया, स्किल सेक्टर में उससे भी ज्यादा किया। जब हमने मिनिमम वेज बढ़ाने का सरकार ने निर्णय लिया, अध्यक्ष महोदय, विकास के मॉडल के तमाम चैंपियन छद्म रूप से पीछे से हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उसको रोक लगाई। सरकार वहीं रुकी नहीं, सुप्रीम कोर्ट हम गए और सुप्रीम कोर्ट में हमने मुकदमा लड़ा और हम जीते। और दिल्ली के अंदर हमें इस बात का फक्र है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मिनिमम वेज आज दिल्ली के अंदर लोगों को मिलता है। इसका फायदा क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? क्यों मिनिमम वेज बढ़ाया जाए? लोगों ने कहा फैक्ट्रियां दिल्ली छोड़कर चली जाएंगी, त्राही त्राही मच जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मिनिमम वेज बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? अगर हम एक सामान्य सी बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि अगर दिल्ली के या देश के अर्थव्यवस्था को अगर विकसित करना है तो क्रय शक्ति को बढ़ाए बगैर कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सबसे अगर ताकतवर जो इंसान है, सबसे जो पूंजी वाला इंसान है, वो भी कपड़ा पहनेगा तो दिन भर में 4 पहन लेगा, सोएगा तो बिस्तर उसको एक ही है, खाने की जो जरूरत है वो एक ही है। इसलिए जब तक अधिकतम लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं होगी, बाजार में दुकान जो है उसका माल ठप रहेगा, बिक्री नहीं होगी। क्रय शक्ति बढ़ने पर व्यापारियों के माल की बिक्री होती है। व्यापारियों की जब माल की बिक्री होती है, वो ऑर्डर ऊपर देता है, उद्योग में प्रोडक्शन बढ़ता है। उद्योग में जब प्रोडक्शन बढ़ता है तभी रोजगार बढ़ सकता है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए आज इस बजट में जो सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाया जाए, लोगों की खपत करने की जो टेंडेंसी है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर इकोनॉमी में रोटेशन नहीं हुआ तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी। अमेरिका जैसे देश के अंदर 3-3 बार मंदी आ चुकी है। मंदी आने का कारण क्या है? क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट पैदा हो रहा है। पूंजी आपकी कितनी भी बड़ी हो, अगर रोटेशन नहीं होगा तो मंदी के दौर में जाएगी। दिल्ली के अंदर इस रोजगार बजट के माध्यम से सरकार ने जो एक मॉडल प्रस्तुत किया है कि गरीब लोगों के पास पैसा बचाओ, पैसा दो। महिलाओं को अगर बस में यात्रा फ्री हुई है तो उनका पैसा बच रहा है, वो पैसा जब मार्केट में जाएगा, मार्केट में रोटेशन पैदा होगा। अगर बिजली बिल माफ हो रहा है, पैसा बच रहा है, वो पैसा मार्केट में जाएगा, रोटेशन पैदा होगा। अगर इस पानी का बिल बच रहा है, वो पैसा मार्केट में जाएगा, रोटेशन पैदा होगा। और जिस भी इकोनॉमी में रोटेशन होगा वही इकोनॉमी दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बन रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली के अंदर एक रोटेट इकोनॉमी की भूमि रखी गई है। अगर इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाया गया और इस देश के अंदर जिस तरह का आर्थिक संकट पैदा हो रहा है उसका जवाब आज सरकार के पास नहीं है। और जितना ही आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, राजनीति करने वालों को जो गैर जरूरी बातें हैं उस पर जाकर के फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि वोट लेना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी में रोटेशन पैदा हो गया तो किसी की जान और किसी की नफरत को राजनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देश के अंदर एक पैरेलल होगा। आम आदमी पार्टी अपना काम रखेगी लोगों के सामने, दूसरी पार्टियां अपना काम रखेंगी। सकारात्मक राजनीति की शुरुआत होगी और सकारात्मक राजनीति की शुरुआत ही इस देश को विश्व की महाशक्ति बना सकता है। नकारात्मक राजनीति से यह देश दुनिया का विश्व का जो है महाशक्ति नहीं बन सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं